भाई सभी को राम राम। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं पार्ट जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं यानी कि कैसे बचा सकते हैं। पिछले चैप्टर में हमने किया था इकोसिस्टम, ठीक है। तो उसका अपना वो अगर किसी ने प्रीवियस चैप्टर नहीं देखा तो अपना प्रीवियस पार्ट देख लेना, पार्ट नंबर 3। उससे पहले हमने किया था नेचुरल रिसोर्सेज और उससे पहले किया था मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़, यानी कि जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है अपन किस किस तरीके से अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं, वो है बेसिकली इन्वायरमेंटल स्टडीज़। बस नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है? जैसे हमारे देश में ना बायोडाइवर्सिटी बहुत दबा के है, यानी कि जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। अब इसकी वैल्यू क्या है, मतलब जो जैव विविधता हमें क्यों चाहिए, तो उसके क्या क्या वैल्यूज़ हैं, ये सब इसमें बता रखा है। जैसे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट, अगर जैव विविधता ख़त्म हो गई ना हमारे देश में या कहीं से भी, तो उसका प्रभाव, बुरा प्रभाव किस पे पड़ेगा? क्लाइमेट चेंज पे, यानी कि हमारे मौसम पे उसका बहुत ज़्यादा उल्टा प्रभाव पड़ेगा अगर जैव विविधता ख़त्म हो गई तो, ठीक है। अगर मान लो फॉरेस्ट, जो हमारे जो जंगल हैं वो कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि अपनी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अगर जैव विविधता ख़त्म हो गई ना, यानी कि बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो गई, तो ये फिर फॉरेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा और फॉरेस्ट ख़त्म हो गई तो हमारा जीवन ख़त्म हो जाएगा। और ठीक है, अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा, तो उससे क्या होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा होना। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब पौधे कितनी ही कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, एक समय पे जाएंगे वो भी हार मान लेंगे, तो इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग ले नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि पौधे हम काटते जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है, पेड़ जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं वो रहेंगे नहीं, तो इंसान कहाँ से रहेगा? ये इस पॉइंट में बता रखा है। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज़ आल्सो एसेंशियल फॉर प्रिजर्विंग इकोलॉजिकल प्रोसेसेस, मतलब अपनी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना, जो अपनी बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसके लिए? इकोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। इकोलॉजिकल पढ़ाया था। ट्राइबल कम्युनिटी जो है ना, अपन जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, जो अपना जंगलों में रहते हैं आदिवासी लोग, वो क्या है, वो है ना डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं जंगलों के साथ। कैसे? वो जंगलों से अपना खाना लेते हैं और जंगलों में ही रहते हैं। तो अगर ये बायो जैव विविधता नहीं रहेगी तो फिर ट्राइबल कम्युनिटी भी ख़त्म हो जाएंगी धीरे धीरे। अपन जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी है वो भी, उसके लिए भी बायोडाइवर्सिटी है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस लिए? टू ग्रो देयर क्रॉप्स टू सूट द इन्वायरमेंट, यानी कि अगर जैव विविधता होगी ना कहाँ पे? एग्रीकल्चर कम्युनिटी में, तभी वो इन्वायरमेंट हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। जैसे अर्बन कम्युनिटीज़ में है, जो कि जनरली यूज़ द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम द नेचर। हमारे क्या है, जो अपना शहरों में रहते हैं, अर्बन कम्युनिटीज़ में रहते हैं, वो क्या है, वो बढ़िया से बढ़िया सर्विसेज और बढ़िया से बढ़िया सामान लेना चाहते हैं। वो बढ़िया से बढ़िया सामान आता क्या कहाँ से है? बिल्कुल प्योर जंगलों से। तो यानी कि बायोडाइवर्सिटी इनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अर्बन कम्युनिटी के लिए। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इज़ एसेंशियल फॉर द वेलबींग एंड लॉन्ग टर्म ऑफ मैनकाइंड। अगर इंसान को लंबा जीना है और अपनी आने वाली पुश्तों का भी ध्यान रखना है, जैसे भाई पृथ्वी ये नहीं है भाई कि भी आने वाले 10 साल में ही ख़त्म कर दो, हम जी ले तो आगे आने वाली जनरेशन वो खुद देखेगी, नहीं। हमें उसका भी ध्यान रखते हुए उसके लिए क्या ज़रूरी है, अगर हमें पृथ्वी को आगे तक जीवित रखना है और हम अपने इंसान को, खुद मनुष्य अपने आप को अगर लंबा उसको जीवित रखना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? जैव विविधता। अब हो क्या रहा है, जैसे पेड़ कट रहे हैं तो उससे हो क्या रहा है? जैव विविधता ख़त्म हो रही है। उससे क्या हो रहा है? जैव विविधता ख़त्म होने से जो बहुत ही रेयर स्पीसीज़ हैं हमारे देश में या हमारे संसार में, पूरे वर्ल्ड में, उसमें से हर 2 महीने में 1500 स्पीसीज़ है ना नष्ट हो रही हैं, बिल्कुल ख़त्म हो रही है जड़ से। कुछ नहीं बता। रेड पांडा बहुत ज़्यादा कम बच गया, वो इसी का है, जैव विविधता का ही है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये ना कुछ मेजर
वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ मतलब अगर जैव विविधता रहेगी, जैव विविधता होने के क्या क्या फ़ायदे हैं, वो वैल्यूज़ हैं। इसीलिए हमें बायोडाइवर्सिटी को जीवित रखना है ताकि ये चीज़ें हो सके। इन चीज़ों में हमारा बायोडाइवर्सिटी साथ देता है। नंबर 1 कंजप्टिव यूज़, जो चीज़ें हम डायरेक्ट नेचर से लेते हैं वो उन चीज़ों के लिए हमें इस चीज़ को जीवित रखना है, जैसे फायरवुड, फोडर, चारा, मीट। ये क्या है, ये है ना मार्केट में नहीं मिलता ना, मार्केट से लेना पसंद करते हैं। मान लो किसी को लकड़ी से आग जलानी है, वो क्या है, पास में जाएगा, पेड़ से लकड़ी काटेगा और डायरेक्ट जला लेगा। उसने ये तो नहीं कहा कि वो लकड़ी मार्केट से जाके खरीदेगा और पैसे देगा, नहीं। अगर किसी को चारा चाहिए गांव वाले को, तो वो क्या करेगा, अपने खेत में चारा लगाएगा और काट के और ले आएगा अपने। तो वो ये तो नहीं करेगा कि भी मंडियों में जाएगा फिर चारा लेके आएगा। तो ये क्या है, हमने क्या है, एक तो नेशनल इनकम को बाईपास कर दिया और हमने डायरेक्ट यूज़ कर लिया मदर अर्थ से, डायरेक्ट हमने ये चीज़ें कंज्यूम कर ली, ले ली। ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्टिव यूज़। प्रोडक्टिव यूज़ में क्या है, इसमें है जैसे जो भी कमर्शियल होते हैं, नेशनल या इंटरनेशनल मार्केट में जो चीज़ बेची जाती हैं वो कहाँ से आती हैं, डायरेक्ट हमारी फॉरेस्ट, जंगलों से या फिर उगाए हुए चीज़ों से, यानी कि बायोडाइवर्सिटी है तभी तो वो चीज़ आती है, नहीं तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। जैसे टेक्सटाइल, लेदर। लेदर क्या है, अच्छा लेदर का कब मिलेगा, जब बायोडाइवर्सिटी होगी, अलग अलग तरह के पशु होंगे, एक ही तरह के पशु नहीं, अलग अलग तरह के पशु होंगे, तभी तो बायोडाइवर्सिटी होगी, तभी तो अच्छा लेदर मिलेगा, सिल्क मिलेगा, पेपर, पेड़ मिलेगा। पॉपुलर के पेड़ होते हैं जहाँ से पेपर बनता है, समझे। सोशल वैल्यूज़। सोशल वैल्यूज़ में क्या है, जैसे हम बहुत सारी, जैसे अपना पत्ता हो गया धतूरे का, जो हम शिव जी पे चढ़ाते हैं, तो वो क्या है, वो डायरेक्ट हमने बायोडाइवर्सिटी होने की वजह से हमने डायरेक्ट पेड़ से ले लिया, खरीदा थोड़ी ना मार्केट से, हमने डायरेक्ट ले लिया पेड़ से। और जैसे हैबिकस होता है अपना, काली माई पे चढ़ता है, माता पे, काली माता पे चढ़ता है, काली माई माता पे, तो उस पर क्या है, ये हैबिकस, ये एक पौधा होता है और उसके पत्ते चढ़ते हैं, तो वो डायरेक्ट ही तो लिया है ना हमने। तो यानी कि सोशल वैल्यूज़ भी हैं, यानी कि हम जो प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो उसके लिए हम उनको एक गिफ्ट के तौर पे ये पत्ते देते हैं, समझे। एथिकल वैल्यूज़, अब इन पत्तों से क्या है, जो ये पेड़ है ये बचा रहेगा। एथिकल वैल्यूज़। एथिकल वैल्यूज़ क्या है, हमारी खुद की भी ड्यूटी है कि हम जो है ना एक स्पीसीज़ को बचाए रखें। हमारी खुद की भी एक एथिकल वैल्यूज़ हैं कि हाँ भाई हम इस स्पीसीज़ को मरने नहीं देंगे। या भी कोई पेड़ है, वो अपने 3-4 ही पेड़ है हमारी कॉलोनी में, तो हमें प्रयास करना है वो उसके 5-6 पेड़ और लगाएं। या अगर कोई उन पेड़ों को काटे तो तुरंत से तुरंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को संपर्क करें और उनकी कंप्लेंट करें। ओके। नेक्स्ट, एस्थेटिक वैल्यूज़। एस्थेटिक वैल्यूज़ होता है जैसे हमारा जो है ना नेशनल सिंबल है ना, अशोका चक्र, उसके ऊपर देखो शेर हैं, समझे, जो कि किसको डिनोट करते हैं, सिंबल ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुइज्म का डिनोट है, समझे। या फिर अलग से उसको भूल जाते हैं हम, एलिफेंट है, एलिफेंट किसको डोनेट करता है, बुद्धिज़्म को, समझे। या फिर जो व्हील चक्र है अपना, वो अलग अलग डाइटीज़ को करता है, भगवानों को। या फिर तुलसी या फिर बसील, वो भी एक तरह के, ये क्या है, ये एक सैक्रेड है, यानी कि पूजे जाने वाले पेड़ हैं जो हमारे हर घर में मिल जाएंगे। तो ये क्या है, ये एस्थेटिक वैल्यूज़ ही तो हैं जिसकी वजह से हम इनको अपने घरों पे उगा रहे। तो इससे होगा क्या, इससे होगा बायोडाइवर्सिटी वैल्यूज़ जनरेट होंगी हमारे अंदर। ऑप्शंस वैल्यू, जो भी बच के आने वाले टाइम में जहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज़ हो, उसके लिए हमने बना दिया एक ऑप्शन वैल्यूज़, जहाँ पे ये कोई भी ना आता हो, भैया अपनी मर्जी, हम तो खेल कूद करेंगे इसीलिए हम पेड़ पौधे रखेंगे, तो ऑप्शन वैल्यूज़ में आ जाएंगे, समझे। अब क्या है, अब नेक्स्ट है इंडिया एज ए मेगा डाइवर्सिटी नेशन। अब ये है नहीं वैसे, पर फिर भी समझा देता हूँ। भारत क्या है, भारत में जैव विविधता बहुत ज़्यादा है, पशुओं की होगा या पेड़ पौधों की होगी, बहुत ही ज़्यादा है। क्या है, जैसे वाइल्ड प्लांट्स की 45,000 प्लस स्पीसीज़ हैं, ये एक डाटा है, ये देख लेना। नेक्स्ट टॉपिक, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी जो जैव विविधता है बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ कहाँ पे है, यानी कि उसको कहते हैं हॉटस्पॉट, यानी कि जहाँ पे वो मौजूद हो बहुत ज़्यादा मात्रा में, दैट इज़ कॉल्ड हॉटस्पॉट। जैसे
ये जो है ना, ये हॉटस्पॉट का जो कंसेप्ट है ये सबसे पहले दिया था नॉर्मन मायर ने। ठीक है, तो इसमें क्या है, 25 हॉटस्पॉट हैं जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं 25 हॉटस्पॉट, यानी कि 25 हॉटस्पॉट क्या हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये बात याद रख लेना, आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे जो इंडिया में है या फिर पूरे वर्ल्ड में हैं उसमें से इम्पोर्टेंट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो हॉटस्पॉट नीचे दे रखे हैं। जैसे वेस्टर्न घाट्स अपने ये नीचे से है, ये ऐसे जाती हैं, ये ईस्टर्न घाट हो गया, ये वेस्टर्न घाट हो गया, यानी कि पश्चिमी घाट। तो ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, मतलब इस यहाँ पे जो अपनी जैव विविधता है ना, पेड़ पौधे पशु पक्षियों की, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, ईस्टर्न हिमालयाज जो ये अपना ये हो गया ना, ये अपना इंडिया हो गया। ये जो यहाँ पे है ईस्टर्न हिमालयाज, ठीक है, ये ईस्टर्न हिमालयाज जो है ना, यहाँ पे जैव विविधता बहुत दबा के हैं। मेडिटेरेनियन बेसिन जो ऊपर है, भारत से ऊपर जाते हुए अफ्रीका में स्वेज कैनाल के पास से जो इजराइल के पास में है ना, वो है मेडिटेरेनियन सी। इंडो बर्मा मतलब म्यांमार, जो ये हिंदुस्तान है और ये म्यांमार है यहाँ पे, तो हिंदुस्तान और म्यांमार के बीच में ये यहाँ तक पूरा, तो यहाँ पे भी बायोडाइवर्सिटी दबा के है। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है, ये अपना इंडिया हो गया ऐसे, ये भारत हो गया। भारत से जब हम अफ्रीका की तरफ जाते हैं तो ये ऐसे करके हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। हॉर्न मतलब जो राइनोसोरस का जो अपना सींग नहीं होता, तो उसको कहते हैं हॉर्न, तो इसीलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। यहाँ पे भी बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता दबा के है, बहुत बढ़िया है। मेडागास्कर इंडियन ओशन आइलैंड यहाँ पे भी है। ठीक है, फिर अपना ये सुंडालैंड हो गया, फॉरेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया जैसे नीचे है, अलग से महाद्वीप है। ठीक है, ये अपना कोकस हो गया, ये अपना मिसो अमेरिका हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, 2 आउट ऑफ 10 हॉटस्पॉट इज लोकेटेड इन, यानी कि पूरे वर्ल्ड के 10 हमने हॉटस्पॉट पढ़े, तो उसमें से 2 कहाँ पे हैं, इंडिया में। इंडिया में कौन कौन से हुए, एक तो इंडो म्यांमार हुआ, एक वेस्टर्न घाट हुआ। इंडो म्यांमार तो चलो उसको हम छोड़ देते हैं, एक तो वेस्टर्न घाट हुआ और एक ईस्टर्न हिमालयाज हुआ। तो ये क्या है, ये इंडिया में तो है ना, तो उसमें से हम यानी कि 2 हॉटस्पॉट इंडिया में हैं, 10 में से 2 हॉटस्पॉट कहाँ हैं, इंडिया में। वेस्टर्न घाट और हिल हिमालय यानी कि ईस्टर्न हिमालयाज, ये इंडिया में है। ओके, थर्ड आ जाता है अपना नेक्स्ट टॉपिक, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। ये टॉपिक डायरेक्ट दे रखे हैं अपने सिलेबस में, सीईटी हरियाणा के सिलेबस में, जो अभी जुलाई या फिर अगस्त में कब लेंगे पता नहीं, लेकिन कभी तो लेंगे, तो उसके लिए तैयारी करते रहना है। और ये कुछ सिलेबस इसका ग्रुप डी में भी है, तो उसके लिए भी तैयारी करनी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप लोगों को अलग से नेक्स्ट या फिर प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं तो आप सीईटी मेंस की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं अपने चैनल की। ठीक है, तो अपनी जो है ना बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के ऊपर खतरा क्या है, थ्रेट्स क्या क्या हैं। एक तो है हैबिटेट लॉस, यानी कि हैबिटेट लॉस कैन बी डिस्क्राइब। हैबिटेट लॉस को हम है ना बताते हैं जब एनिमल लॉस इज देयर होम, जब यानी कि जो पशु है ना वो अपना घर को, उनको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। और अच्छा, उनको अपना घर क्यों छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए क्योंकि जब मनुष्य वहाँ रहने चले जाएंगे तो मनुष्य को अपनी जान के ऊपर खतरा होगा और वो उन सभी को, पशु पक्षियों को वहाँ से भगा देंगे, समझे, इसीलिए उनको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। हर एनिमल, हर पशु का जो है ना अपना एक किंगडम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं नीच। नीच क्या होता है, नीच होता है एक पशु के रहने के लिए पूरा इन्वायरमेंट। जैसे वहाँ पानी होना चाहिए, वहाँ उसके खाने के लिए चीज़ें होनी चाहिए, वहाँ उसके अपना रहने के लिए छोटा मोटा चीज़ होनी चाहिए, तो वो एक नीच है पूरा का पूरा। कंफर्टेबल एंड सुटेबल पोजीशन, इसका मतलब ये होता है, यानी कि रहने के लिए उसके लिए उपस्थित हर एक चीज़, जिसकी वजह से वो अपना जीवन ठीक ठाक से व्यापन कर सके, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो इंसान हो।
ठीक। रीज़न फॉर हैबिट, अच्छा रीज़न क्या है, जो वो पशु जो है अपना हैबिटेट लॉस यानी कि जहाँ रहते हैं उसको छोड़ना पड़ता है उनको, ये किसकी वजह से होता है, ह्यूमन के द्वारा। देखो एग्रीकल्चर कर लेते हैं, यानी कि वो ये बहुत सारा एरिया है अपना, यहाँ पे जंगल है, इसको क्या करेंगे, पहले काटेंगे, फिर यहाँ पे अपना खेती करेंगे किसान लोग। तो उससे होगा क्या, जो यहाँ पहले से रहते हैं जीव जंतु पशु पक्षी, तो वो क्या है, वो बाहर भागेंगे यहाँ से, तो यानी कि हैबिटेट लॉस हो गया ना उनका। या फिर नेचुरल रिसोर्सेज की कटाई करेंगे, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन होगा। यही 3 तरीके हैं उनका हैबिटेट लॉस होने के, समझे। नेचुरल अब कई बारी है ना, जरूरी नहीं है इंसान ही करे, कई बारी नेचुरल भी, कई बारी जो हमारा नेचर है वो भी कर देता है। कैसे, कई बारी वोल्केनिक फट जाता है पहाड़ी के ऊपर से, तो उससे क्या आसपास के इलाकों में आग लग जाती है और राख जो है ना बहुत दूर तक चली जाती है, तो उससे क्या है आसपास के इलाकों में जो पशु पक्षी है वो छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, जैसे वोल्केनिक इरप्शन या फिर आग लगी या फिर क्लाइमेट चेंज हो गया, उसकी वजह से भी उनको हैबिटेट अपना जो घर है ना वो छोड़ना पड़ता है। ओके, पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ क्या है, जो अब हम है ना, हमारी इंसान की ज़रूरतें इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। पहले क्या है, कपड़े से सारे काम चल जाते, अब हम लोगों को लेदर भी चाहिए। लेदर किससे आएगा, जानवर की खाल से। तो उसके लिए क्या करेंगे, जानवर को मारेंगे या फिर उसको जानवर को पाल के खिला के बड़ा करके फिर मारेंगे तो ज़रूर। ठीक है, तो ये क्या है, पोचिंग होगा। या फिर उसके जो हॉर्न है जिससे दवाइयाँ बनती हैं, या फिर जो अपनी 2 नंबर की चीज़ों में उपयोग में आता है, उनके लिए उनको मारेंगे और फिर एक जगह से दूसरी जगह उनका सामान पहुंचाएंगे। जैसे हाथी हो गया, हाथी के जो सींग होते हैं उनको पहुंचा देते हैं। या फिर राइनोसोरस हो गया, उसके जो हॉर्न होते हैं उनको करते हैं। चीता होगी, चीता की खाल को लटका के ऐसे शोभा करते हैं कि जैसे हम तो बहुत बड़े 30 मार खाओगे, और इसीलिए हमने चीता को मारा अपनी गन से और फिर उसकी खाल उतार के हमने अपने गेट पे लगा ली। तो क्या दिखा रहे, कुछ नहीं दिखा रहे। जो इंसान पशु की इज्जत ना करे, उस इंसान के अंदर की इंसानियत मर चुकी है और वो किसी काम का नहीं है। वो कल ना एक इंसान को भी मार सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। अब क्या है, जैसे ये जंगल है, जंगल के पास में एक बस्ती है, तो यहाँ क्या, यहाँ बस्ती वाले रहते हैं, यहाँ एनिमल्स रहते हैं। अब क्या है, पास पास में रहते हैं, तो इन दोनों के बीच में टकराव होगा, और टकराव होगा तो इंसान कोई ना कोई तरीके से यहाँ से इन एनिमल्स को भगा देंगे। तो क्या है, मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। इसकी वजह से भी हमारी जो जैव विविधता है उसके ऊपर खतरा है। अब है नेक्स्ट टॉपिक, एंडेंजर्ड एंड एंडेमिक स्पीसीज ऑफ इंडिया, यानी कि जो खतरे में हैं, खतरे की निशानी पे हैं, यानी कि जो पशु पक्षी पेड़ पौधे बिल्कुल खतरे की निशानी पे, जिनकी लगभग 1000 10,000 की तरह 1000 10,000 जैसी स्पीशीज रहती हैं अपनी, और वो ख़त्म होने के कगार पे हैं, तो उनको कहते हैं एंडेंजर्ड। और एंडेमिक तो बिल्कुल ही जिसकी 1000 ही वंश रहती है, वो बिल्कुल ही ख़त्म होने के कगार पे है, समझे। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या है, ये जो डाटा होता है ना, ये दिया जाता है रेड डाटा बुक। ये रेड डाटा बुक जो है ना, एक बुक होती है जो ये बताती है कि कौन कौन सी स्पीशीज़ जो है ना वो ख़त्म होने की कगार पे हैं। एक नंबर दे देती है कि भी इससे, और 0 से लेके 10 तक की हम कह देंगे एंडेमिक। 10 से लेके अगर किसी की 20 की स्पीशीज़ हैं तो उसको कह देंगे एंडेंजर्ड, समझे। ऐसे इसमें क्या है, इसमें पेड़ पौधे और पशु पक्षी सब की होती है इसके अंदर एंट्री, समझे। ये मत समझ लेना कि भाई इसके अंदर सिर्फ पेड़ पौधों की, तो नहीं, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों सब की होती है। जैसे रेड पांडा मैंने पहले बताया था, रेड पांडा ख़त्म होने के कगार पे है। रेड फॉक्स, लोमड़ी लाल रंग की, ये भी। पाइथन और गोल्डन मंकी, ये गोल्डन मंकी तो बहुत ज़्यादा रेयर है। ये एक है ना इनके अंदर कमी होती है, डिजीज़ बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से ये गोल्डन कलर के होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रेयर है, तो ये ख़त्म होने के कगार पे है और एंडेमिक है। ठीक है, ये प्लांट हैं, 3 बहुत तरह के हैं प्लांट, तो एक तरह के थोड़ी ना है। ठीक है, बायनोमिकल ऑफ प्लांट कॉमन नेम और प्लेसेस, ये कहाँ पे मिलते हैं और ये कहाँ, इनका नाम क्या है, कॉमन नेम क्या क्या है, और ये इनका बोटनिकल नेम क्या है, ये रोक के वीडियो और देख लेना। नेक्स्ट अपना IUCN थ्रेटन्ड कैटेगरी। अब ये जो है ना IUCN की जो है ना कैटेगरीज होती हैं थ्रेटन्ड, जो
अपनी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये जो है ना वर्ल्ड लेवल पे एक यूनियन है जो काम करती है, क्या काम करती है, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं या फिर उनको बचाने के लिए क्या करती है, जो नेचर है ना अपना पर्यावरण उसको कंजर्व करके रखती है। उसको कंजर्व के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, एक तो पशु पक्षी पेड़ पौधे एक पर्टिकुलर रेशो में बने रहें तो हमारा नेचर अपने आप कंजर्व होता रहेगा, ज़रूरत ही नहीं हमें उसको बचाने की, अगर ये दो चीज़ें ठीक तरह से होती रहें तो। ठीक है, अब IUCN इसको रेड डाटा बुक को मेंटेन करके रखती है। मेंटेन मतलब यही IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर नाम की संस्था रेड डाटा बुक को बनाती है, जिसके अंदर फ्लोरा एंड फौना यानी कि पेड़ पौधे और पशु पक्षी दोनों के दोनों शामिल होते हैं। अब जो है ना देखो, ये ध्यान से समझ लेना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। देखो, जो दो तरह की चीज़ें होती हैं, नंबर एक पशु पक्षी या पेड़ पौधे गिने जा सकते हैं, और जो नहीं गिने जा सकते, जिनको हमें आइडिया ही नहीं है, जिनकी अभी खोज ही नहीं हुई है, जो अभी मिले ही नहीं है, वो तो नॉन इवेल्युएट हो गए। इवेल्युएट जिनकी हमने जो है ना खोज करके यानी कि उनका सर्च आउट करके उनको पता लगा के कि ये चीज़ें यहाँ मिलती है और उनको हमने एक लिस्ट बनाई। जो हमने गिन लिए उनकी अब दो तरह की हैं, एक तो उनका डाटा नहीं है कि भी डाटा ही नहीं है, एक दूसरा है डाटा है, तो ये डाटा वाली ये हैं। अब ये लिस्ट कंसर्न में है, लिस्ट कंसर्न मतलब जो बहुत ज़्यादा कैटेगरी में है लेकिन उनका धीरे धीरे वो लोग कम हो रहे हैं। नियरली थ्रेटेंड मतलब ये इनसे कम मात्रा में है लेकिन ठीक है, इतनी भी नहीं हो रही। अब है ये वनरेबल, जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा दयनीय है, मतलब जो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म होने के कगार पे आ चुके हैं। एंडेंजर्ड, जो कगार पर भी एकदम लाइन पे खड़े हैं कि हाँ भाई हम तो ख़त्म होने के कगार पे हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इसमें होता है कि ये एक जगह से है ना बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, अब इसमें क्या है, जो ये जंगल से है ना, जंगल से ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, कहाँ मिलेगी, चिड़ियाघर में। एक्सटिंक्ट, अब ये एक्सटिंक्ट कैटेगरी में वो चीज़ होती है जिनका बिल्कुल ही नहीं पता, जिसे जो 1000 के आसपास रहती है, यानी कि एक्सटेंट ही होगी, यही मान लो, समझे। अब है नेक्स्ट रेड डाटा बुक, यानी कि लाल रंग की किताब। अब ये मैंने पढ़ा दिया, यही सब चीज़ें इसमें बता रखा है। नेक्स्ट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता को कंजर्व कैसे किया जा सकता है, बचाया कैसे जा सकता है। तो इसके ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेजेस बता रखे हैं जैव विविधता को बचाने के। ये सब चीज़ें क्या क्या हैं, एक तो जो हमारी फूड चेन है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अगर हमारे पशु पक्षी पेड़ पौधे सही मात्रा में रहेंगे तो उससे क्या है, हमारी जो है ना फूड चेन वो इक्वल अच्छी तरह से चलती रहेगी, खाने की चेन, तो उससे क्या है कोई भी चीज़ घटेगी नहीं, तो इंसानी जीवन अच्छी तरह से चलता रहेगा और उसकी आयु लंबी होगी। ठीक है, फिर क्या है जेनेटिक, जो है ना जिससे जैसे कोई जेनेटिक है जिससे हम दवाइयाँ वगैरह बनाते हैं, वो भी पेड़ पौधे प्रिजर्व रहेंगे तो हमारे लिए दवाइयाँ भी आती रहेंगी, समझे। तो उससे क्या है, अगर ये बायोडाइवर्सिटी हम करते रहेंगे, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी करते रहेंगे, तो उससे क्या है हमारी जो नॉलेज है वो भी हमारी बढ़ती रहेगी, किसकी, साइंटिफिक कम्युनिटी के टाइप में। ठीक है, फिर अपना वाइल्ड लाइफ और प्लांट बढ़ते रहेंगे। यही सब चीज़ें हैं जो हम सोच सकते हैं ना, अगर हम इसको किसी भी चीज़ को बचाएंगे तो जो हमारे दिमाग में आएंगे वो सारी चीज़ें हैं। इसके रूप में कभी भी नहीं आता, क्वेश्चन आता है तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में। ठीक, फिर होती है टाइप ऑफ कंजर्वेशन, दो तरह के कंजर्वेशन की टाइप होते हैं, एक तो इन सितु और एक एक्स सितु। इन सितु होती है जिसके तहत हम एक एरिया बनाएं और उस एरिया के तहत हम ये बताएं कि भाई यहाँ पे ये चीज़ों को सुरक्षित किया गया है, और एक्स सितु के तहत हम एक उनको आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट दें। यहाँ पे हमने आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट नहीं दिया, यहाँ पे नेचर का इन्वायरमेंट है, लेकिन हमने बाउंड्री तय कर दी। जैसे नेशनल पार्क, जैसे भीमबेडका नेशनल पार्क, समझे, जैसे खापरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे कोल हाईरतन पंचकुला में है ना ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके तहत क्या है, हमने एक एरिया तय कर दिया और उस एरिया के अंदर किसी भी तरह का कुछ भी पोचिंग नहीं होगी, कोई भी घर गृहस्थी नहीं होगी, रहेगा नहीं, तो ये एक एरिया बना दिया।
ठीक है। तो ये इन सितु, एक्स सितु में क्या है, एक्स मतलब बाहर, इससे बाहर, इससे बाहर क्या होगा, हमने एक उनको आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट दे दिया। कैसे, जैसे बोटनिकल गार्डन्स, बोटनिकल गार्डन्स में क्या होते हैं, हमने एक गार्डन बना दिया जिसके तहत हर तरह की पौधे होंगे और उन पौधों से ये बताया जाएगा कि ये पौधे इस बीमारी के लिए है, ये पौधे इस बीमारी के लिए है, यानी कि बोटनिकल गार्डन हो गया वो, समझे। जियोलॉजिकल गार्डन, उसमें जो अपना है ना जीव जंतु वगैरह वो रखे होंगे, तो इसके लिए हमने जो एक है ना इन्वायरमेंट दे दिया। जैसे सैक्रेड प्लांट्स, सैक्रेड प्लांट्स क्या है, जो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे हैं, तो उसके लिए क्या है, हमने एक, जैसे हम इनको घर पे अपना उगाने लग गए, ठीक है, समझे। देखो इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं, इन सितु कंजर्वेशन। इसकी इन सितु कंजर्वेशन क्या है, फेस्ड विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, मैनी नेशंस फाइंड इट अनरियलिस्टिक एंड इकोनॉमिकली नॉट फिजिबल टू कंजर्व ऑल द बायोलॉजिकल वेल्थ। अब इसमें बताया गया है कि हम है ना आपस में लड़ाई करते रहते हैं, किस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए कि भी डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के लिए हमें यहाँ से पशु पक्षियों को भगाना पड़ेगा। तो इन सितु के अंदर हमने एक बाउंड्री बना दी कि इस बाउंड्री के अंदर किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं होगा। ये एरिया इसी चीज़ के लिए रखा गया है कि यहाँ पे जीव जंतु पशु पक्षी एक मात्रा में रह सकें। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। अब कर लेते हैं एक्स सितु। एक्स सितु में क्या है, हमने जो है ना थ्रेटन्ड, जो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे हैं पशु पक्षी या भाई पेड़ पौधे, उनको जो है ना नेचुरल हैबिटेट दे दिया और उनको एक स्पेशल केयर दी कि भी हम आपके है ना स्पेशल केयर करेंगे, रख रखाव करेंगे, ठीक है, और उनको प्रोटेक्शन दे दी कि भी यहाँ से आपको कुछ नहीं होगा और आप यहाँ रहिए। जैसे जियोलॉजिकल पार्क, बोटनिकल गार्डन, चिड़ियाघर, ये सभी वाइल्ड लाइफ सफारी करते होगे, तो ये यहाँ पे यही दे दिया, ठीक है। तो ये सारे, अब देखो जो है ना अपना हिस्टोरिकल कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो अपना अर्थ सबमिट हुई थी ना, वह कहाँ हुई थी, रियो दे जेनेरियो ब्राज़ील में है, ये 1992 में। इसके तहत ये बनाया गया था कि हम जो है ना कंजर्व करेंगे किसको, बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट, समझे। तो इसके तहत क्या किया गया था कि भी जो हमारी है ना जैव विविधता, हम उसको बचाएंगे और हम उसको अच्छे ढंग से यूटिलाइज करेंगे। अगर हमें कोई चीज़ मारनी भी पड़ेगी तो हम ये रख रखाव करेंगे या ये चीज़ देखेंगे कि उसके अपोजिशन में हम 2 चीज़ एक्स्ट्रा उगाएं, तब हम उसको एक चीज़ को मारें। जैसे हमने एक पेड़ काट दिया तो हम ये देखेंगे तो उसकी जगह हमने 10 पेड़ उगाए, समझे, क्योंकि ये धीरे धीरे बड़े होंगे तो ये इसका प्लेस ले लेंगे एक समय के अनुसार, समझे। तो ये है अपना ख़त्म हो जाता है यहाँ पे कौन सा चैप्टर, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता और इसको बचाने के तरीके। ये चीज़ याद रख लेना। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। देखो आप लोग एक परिवार की तरह हो चुके होगे, डेली मेरी आवाज़ सुनते हो, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो उसकी तरह एक फैमिली जैसे हो चुके हो। तो आप लोगों का भी एक दायित्व बनता है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो भी लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को बता दो कि भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक सर हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स दे रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे, कोई कुछ नहीं ले रहे, बस उसका एक मोटिव है कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुँच जाए, कोई भी पैसे के अभाव में शिक्षा तक वो लोग दूरी ना बनाए रखें और जॉब हासिल करें, ठीक है। तो यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं एंड साइनिंग ऑफ, बाय बाय।